नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइट में। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। बात करेंगे देश में संविधान दिवस की, जिसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया है देश का सबसे पवित्र ग्रंथ, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह है हमारा मार्गदर्शक। और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे न्यूज राइट में महाराष्ट्र की सियासत की भी, जहां टिकी है सभी की निगाहें कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बात करेंगे बांग्लादेश की भी, जहां इस्कॉन के चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद वहां बवाल फैला हुआ है और भारत के सख्त रवैये की बात की जा रही है, जहां कोलकाता से लेकर ढाका तक विरोध प्रदर्शन है। इस पर भी हमारी विशेष चर्चा होगी। अगले 1 घंटे में होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर, दिखाएंगे खेल और अर्थ जगत की भी खबरें, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देश भर में मनाया गया संविधान दिवस। राष्ट्रपति ने कहा भारत ही लोकतंत्र की जननी। संविधान देश का सबसे पवित्र ग्रंथ। जारी किया विशेष सिक्का, डाक टिकट। सुप्रीम कोर्ट के संविधान दिवस समारोह में बोले पीएम मोदी, कहा संविधान हमारा मार्गदर्शक। त्वरित न्याय के लिए नई न्याय संहिता की गई लागू। गिरफ्तार बांग्लादेश इस्कॉन के चिन्मय प्रभु को कोर्ट से राहत नहीं। कोलकाता से ढाका तक विरोध प्रदर्शन। भारत ने जताई गहरी चिंता, कहा सुनिश्चित हो हिंदुओं की सुरक्षा। राहुल गांधी की नागरिकता पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। 19 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई। याचिकाकर्ता का दावा, राहुल के पास ब्रिटिश नागरिकता। मणिपुर हिंसा से जुड़े 3 मामलों की जांच एनआईए के पास। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे संविधान दिवस की। तो आज संविधान दिवस है और देश भर में संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रमों की धूम रही। मुख्य कार्यक्रम संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित हुआ, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया और संविधान को देश का सबसे पवित्र ग्रंथ बताया। भारत के संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान सदन का केंद्रीय कक्ष एक बार फिर गवाह बना भारत के गौरवशाली इतिहास को आगे ले जाने का। संविधान सदन में एक भव्य समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष और दोनों सदनों के सांसदों समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उन्होंने भारत को लोकतंत्र की जननी बताया। उन्होंने कहा कि संविधान देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रगतिशील और समावेशी सोच की झलक संविधान में साफ तौर पर देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि ये उन 15 महिलाओं को याद करने का समय है जिन्होंने संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमारा देश उल्लेखनीय आर्थिक विकास, मजबूत बुनियादी ढांचे, व्यापक डिजिटल अपनाने के साथ फल फूल रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और प्रशंसा मिल रही है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने संविधान को प्रगतिशील और समावेशी बताया। A remarkable achievement for the world's largest and most dynamic democracy. Our nation thrives with remarkable economic growth, robust infrastructure, widespread digital adoption, all getting international recognition. हमारा संविधान
वसुदेव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है के सिद्धांत का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता है विश्व पटल पर। इसी कारण भारत की छवि बहुत मजबूत हुई है। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। राष्ट्रपति ने संविधान को समर्पित 2 पुस्तकों का विमोचन किया। पहली पुस्तक भारत के संविधान का निर्माण एक झलक, इसके अलावा दूसरी पुस्तक का नाम है भारत के संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा। भारत के संविधान की कला को समर्पित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। 75वीं वर्षगांठ पर संविधान का संस्कृत और मैथिली संस्करण भी जारी किया गया। संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान की महिमा, इसके निर्माण और ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाते हुए एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। कुमार आलोक और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो संविधान के 75वें वर्ष का उत्सव सुप्रीम कोर्ट में भी मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह में शिरकत की और उपस्थित गणमान्य हस्तियों को संबोधित किया। पीएम ने भारतीय न्यायपालिका पर वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की। सबसे बड़ी अदालत में संविधान दिवस उत्सव में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने भारतीय न्यायपालिका पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की। चुनौती भरे हर समय में देश को संविधान से मिले मार्गदर्शन का जिक्र करते हुए पीएम ने आपातकाल को याद किया। इसी कालखंड में आपातकाल जैसा समय भी आया और हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना किया। हमारा संविधान देश की हर जरूरत, हर अपेक्षा पर खरा उतरा है। संविधान से मिली इस शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए पीएम ने कहा कि हमारा संविधान हमारे वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक है। हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत की आकांक्षाएं, भारत के सपने समय के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वो जानते थे कि आजाद भारत की और भारत के नागरिकों की जरूरतें बदलेगी, चुनौतियां बदलेगी। इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को महज कानून की एक किताब बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसको एक जीवंत, निरंतर प्रवाहमान धारा बनाया। पीएम ने कहा कि संविधान की सामाजिक न्याय की भावना को सशक्त करते हुए कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम ने आर्थिक और सामाजिक समावेशन से जुड़े प्रयासों को गिनाया। भारतीयों को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए नई न्याय संहिता लागू की गई है। दंड आधारित व्यवस्था अब न्याय आधारित व्यवस्था में बदल चुकी है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। हमने थर्ड जेंडर को उनकी पहचान और उनका हक दिलाने के लिए भी कदम उठाए हैं। हमने दिव्यांगजनों के जीवन को आसान बनाने के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई है। देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने अदालती कामकाज में आई तेजी का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार से मिले सहयोग पर आभार जताया। We must also thank the Government of India, which had approved rupees 7,200 crores for Phase 3 of the E-Court project, ensuring that the judiciary is equipped to perform its core functions. समारोह को कानून मंत्री और अटॉर्नी जनरल के साथ साथ कई गणमान्य हस्तियों ने संबोधित किया। वक्ताओं ने लोकतंत्र की विकास यात्रा में संविधान को बुनियाद बताया। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संविधान दिवस के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर लोगों ने जहां संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि दी, वहीं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ भी किया।
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, नागालैंड यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संविधान दिवस के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए और लोगों ने बढ़ चढ़कर पूरे उत्साह के साथ इन कार्यक्रमों में भाग लिया। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में संविधान दिवस को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी महासचिव अरुण सिंह शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद किया। दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश में संविधान दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने लोक भवन में आयोजित समारोह में संविधान की उद्देशिका का पाठन कराया और संविधान निर्माताओं को नमन किया। वहीं असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोक सेवा भवन में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। इसके साथ ही गुवाहाटी के उच्च न्यायालय में भी संविधान दिवस मनाया गया। इसके अलावा असम के हैलाकांडी, तेजपुर और दक्षिण सलमारा मनकाचर में भी संविधान दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने संविधान दिवस पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव विदेश दौरे पर हैं। उन्होंने लंदन स्थित अंबेडकर भवन में बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। ओडिशा में संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पदयात्रा भी आयोजित की गई। राजस्थान में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के नेतृत्व में भव्य पदयात्रा निकाली गई। कर्नाटक के विधानसौधा में भी संविधान दिवस समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और अन्य लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। संविधान दिवस समारोह के तहत लक्षद्वीप में प्रशासन के तत्वाधान में विभिन्न कार्यक्रम और पदयात्रा का आयोजन किया गया। लद्दाख में भी बड़े उत्साह के साथ संविधान दिवस मनाया गया। लेह के नेहरू युवा केंद्र में विशेष समारोह आयोजित किया गया। इसी तरह कारगिल में परिषद सचिवालय में राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया गया। देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ कोहिमा में भी जेएनवी परिसर में संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें युवा संसाधन एवं खेल सचिव एंथनी निगुली विशेष अतिथि थे। मिजोरम विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के कॉन्फ्रेंस हॉल में संविधान दिवस समारोह आयोजित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसके बाद बात करेंगे बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के बाद बवाल मचा हुआ है। भारत ने इस पर सख्त रवैया अपनाया है। इस खबर की बात करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और खबर बांग्लादेश से, जहां इस्कॉन के प्रमुख संत चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के बाद बवाल मचा हुआ है। तमाम हिंदू संगठन चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रदर्शनकारियों पर भी हमले किए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए और उनके तमाम अल्पसंख्यक हैं जो उनकी सुरक्षा की मांग करते हुए इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले भी यूनुस प्रशासन की प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला इस्कॉन के चिन्मय कृष्णन दास का है, जिन्हें सोमवार को पुलिस ने ढाका हवाई अड्डे से उठा लिया। भारत ने चिन्मय कृष्णन की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, ये घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों के हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमलों के बाद घटी है। पहले भी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। हिंदू मंदिरों को अपवित्र करने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि शांतिपूर्ण सभाओं के लिए अधिकार मांगने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। चिन्मय कृष्ण दास को मंगलवार को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल 31 अक्टूबर को चटगांव में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकार की मांग को लेकर आयोजित रैली में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। हालांकि उन्होंने इन आरोपों से इनकार करते हुए रैली में शामिल होने की वजह से निशाना बनाए जाने की बात कही है। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भाजी हैं। वहीं BNP और जमात के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया है, जिसमें कम से कम 50 लोगों के घायल होने की खबर है। इस बीच इस्कॉन ने भी चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त की है और उन पर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद और अपमानजनक बताया है। उन्होंने भारत सरकार से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। बहरहाल इन घटनाओं ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कट्टरपंथी समूहों के हिंसक रवैये और यूनुस प्रशासन की निष्क्रियता ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया है। तो इस पूरे विषय पर चर्चा की जरूरत है और आज यही हमारा विशेष है, बांग्लादेश, हिंदुओं पर अत्याचार, भारत का कड़ा रुख। आज हमारे विशेष चर्चा का विषय है हिंदुओं पर अत्याचार, भारत पर कड़ा रुख। भारत का कड़ा रुख, दरअसल बांग्लादेश की बात कर रहे हैं और इस पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिंदुओं पर अत्याचार, भारत का कड़ा रुख, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ दिलीप सिन्हा, जो कि फॉर्मर डिप्टी हाई कमिश्नर रहे हैं बांग्लादेश के। बहुत स्वागत है दिलीप सिन्हा जी आपका। और हमारे साथ में प्रोफेसर संजय भारद्वाज, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU दिल्ली से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ में हैं। प्रोफेसर भारद्वाज, बहुत स्वागत है आपका। और एम्बेसडर सिन्हा, अगर हम आपके साथ इस पूरे विषय की चर्चा की शुरुआत करना चाहें, जिस तरह के हालात बांग्लादेश में देखे जा रहे हैं, जिस तरह से एक संत को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर दिया जा रहा है, जिस साजिश की बात हो रही है, क्योंकि वो एक रैली में शामिल थे, क्योंकि वो हिंदू हितों की बात कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, तमाम उनकी मांगे हैं, किस तरह से देखते हैं? और इस पर फिर भारत का जो एक सख्त रवैया आया है, कैसे देखेंगे इसको? बांग्लादेश में जब से ये सरकार गिरी शेख हसीना की, और उसके बाद से जब से ये सरकार बनी है मोहम्मद यूनुस की, इस समय से जो चरमपंथी संगठन वहाँ के हैं, जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट संगठन हैं, उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है
और अराजकता बहुत फैल गई है। बदले की भावना से ये लोग काम कर रहे हैं। अधिकांश जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं बांग्लादेश में, वो समर्थक थे अवामी लीग के। तो अवामी लीग के समर्थक और ये जो माइनॉरिटीज जो है बांग्लादेश में है, इनके विरुद्ध बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। इनके मंदिरों पर आक्रमण हुए हैं, लोगों पर आक्रमण हुए हैं। तो इसके खिलाफ जो सरकार है मोहम्मद यूनुस की, वो कार्रवाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये सरकार, इसका कोई संवैधानिक औचित्य तो है नहीं, और इसके पीछे समर्थन जो है वो केवल मुख्यतः जमात का और कुछ चरमपंथी संगठनों का है, या कुछ विद्यार्थी संगठनों का है, कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का है, जो कि चरमपंथियों के साथ मिले जुले हैं। यहाँ तक कि बीएनपी जो प्रमुख विपक्षी दल है, उसका भी समर्थन कोई बहुत मजबूत नहीं है इस सरकार के लिए। ये सरकार और ये जब विद्रोह हुआ उसके तुरंत बाद पुलिस को बहुत हद तक इन लोगों ने लेकर निरस्त कर दिया, इसके कारण कि कानून और व्यवस्था जो है वो अब आर्मी के हाथ में चली गई है, जो हर जगह नहीं पहुंच पा रही है। और ये चरमपंथी जो संगठन है, ये कानून और व्यवस्था अपने हाथ में लेकर इन माइनॉरिटीज के खिलाफ खास करके कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके कारण कि वहां की जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक हो गई है। जी, निश्चित तौर पर नाजुक हो गई। प्रोफेसर भारद्वाज, ये भी समझना चाहेंगे कि क्या इन पर कोई बस नहीं है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन तमाम जो हमले हो रहे हैं, ये जो प्रदर्शन अभी कर रहे हैं जो तमाम हिंदू संगठन, उस पर भी हमले किए जा रहे हैं, तो और जो प्रशासन है वो मूक दर्शक बना हुआ है, तो क्या इसका वे आउट हो सकता है? किस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव या भारत किस तरह से प्रेशर बना सकता है? कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहली बात कि जो अभी इंटरिम सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार नहीं है, इसको लेजिटिमेसी क्राइसिस है। और ये लेजिटिमेसी क्राइसिस जिस तरीके से जनता का एक विद्रोह इनके खिलाफ बढ़ता जा रहा है, असंतोष बढ़ता जा रहा है, वो हिंदू संगठन है या जितने भी माइनॉरिटी संगठन है, या आप ये कहिए कि जो प्रोग्रेसिव लिबरल डेमोक्रेटिक मुस्लिम लोग भी हैं, वो भी इस सरकार के खिलाफ लामबंद होते जा रहे हैं। तो सरकार की जो अस्थिरता और जो इनकी जो एक तरीके से जो अनकंफर्ट है, वो उसको दबाव और कोहर्स के माध्यम से, सख्ती के माध्यम से दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि लोगों पे सेडिशन के केस, राष्ट्रद्रोह के केस लागू कर रहे हैं। और खासकर जब मैं हिंदू समुदाय की बात करते हो, तो ये जो अभी सत्ता में है, जिनको आप केयरटेकर, इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट कह सकते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा जो ताकत है वो जमात इस्लाम का है। जमात, इसके पीछे जो कट्टर रेडिकल फोर्सेज है, जो पाकिस्तान की जो अपनी जो धार्मिक उन्मुखता है उसको कैरी करते हैं पाकिस्तान के दिनों से ही उन्हीं। तो ये लोग इस जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, इनको सीधा सीधा अटैक करते हैं। अभी नहीं, ये 1948 में उर्दू भाषा थोपना चाहते थे, 1971 में ये पाकिस्तान का हिस्सा रहना चाहते थे, 1975 में इन्होंने संविधान को बदल दिया, उसका जो सेकुलर ढांचा था उसको खत्म कर दिया। तो ये हमेशा जो धार्मिक सहिष्णुता और सेकुलर जो फोर्सेस हैं, जो बंगाली राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उनको कोर्स और शक्ति और दबाव के माध्यम से दबाने का प्रयास करते हैं। और उसी कड़ी में जो पुंडरिक क्लाम के जो संत हैं, इनको, चिन्मय जी को, इनको गिरफ्तार किया गया है सेडिशन के केस में। इनकी बेसिकली 8 मांगे थी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है, जिनका रेशियो बांग्लादेश में नियमित रूप से घटता जा रहा है, 1948 में 30% थे, 71 में आते आते 15% और आज 8% से भी कम बांग्लादेश में हिंदू रह गए। तो जो अत्याचार हो रहे हैं, और खासकर जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 3 जो डिवीजन है, उनमें ज्यादा होता है, कुमिल्ला, चटगांव और रंगपुर। और इसमें जब दुर्गा पूजा थे, उनके पंडाल पे भी जिस तरीके से हिंदुओं ने तांडव किया और हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, तो ये सरकार इसके माध्यम से डरा धमका के अपनी सत्ता को काबिज करना चाहते हैं। रही बात अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी की, निश्चित रूप से जो चिन्मय दास है, ये इस्कॉन के स्पोक्स पर्सन रहे हैं। ये जो सर्वसम्मत सनातन जो जोत है, उसके भी अध्यक्ष रहे हैं, और इनको अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पर जो मोहम्मद यूनुस की सरकार बैठी हुई है, उसको अमेरिका का वर्चस्व प्राप्त है, और अमेरिका का जमात के साथ भी नेक्सस है। जो अमेरिका माइनॉरिटी ह्यूमन राइट्स की इंडिया में बात करता है, वो अमेरिका वहां बांग्लादेश में नहीं देख पा रहा है। उसमें बाइडेन और जो डेमोक्रेट्स हैं वो समर्थन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चिंता का विषय, भारत एक सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्स होने के बाद इंक्लूसिव राष्ट्रवाद की बात करते हुए भारत को बांग्लादेश पे एक
एक सख्त रुख अपनाना पड़ेगा, ताकि जिस तरीके से हिंदू कम्युनिटीज पे जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे कमी हो। और इसमें जो भारत पे दूसरा दबाव बढ़ेगा अगर इस तरीके के परसिक्यूशंस हुए और इस तरीके के मारकाट अगर हिंदू और बुद्धिस्ट कम्युनिटीज के साथ, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ, तो उनको ये फोर्सफुली इंडिया में धकेलने का वे प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि भारत की सरकार निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है। भारत की सरकार को और शक्ति के साथ में बांग्लादेश की जो वर्तमान सरकार है, जिसको लेजिटिमेसी क्राइसिस है, उसके साथ सख्ती से उनको सामना करना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा, ताकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जो प्रोग्रेसिव और लिबरल डेमोक्रेटिक मुस्लिम्स भी हैं, उन पे अत्याचार रुके। और जो ताकतें हैं वहां पे अभी जो खंडित कर दी गई, जो एक तरीके से नेक्सस बना के खंडित कर दी गई, मुझे लगता है उनको संगठित करके अवामी लीग और जो लिबरल डेमोक्रेटिक फोर्सेज उनको मजबूत करने की जरूरत है, ताकि बांग्लादेश का जो अपनी अस्मिता है, जो 1971 की जो उनकी भावना थी, इस पर और आगे बात करेंगे, इस पर और आगे बात करेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि भारत को पूरी शक्ति के साथ में अपने पूरे इस पूरे मामले को उठाना चाहिए, कि मैं एम्बेसडर सिन्हा से समझना चाहूंगा, क्या ऑप्शंस हैं भारत के पास या अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के पास, यूएन के पास हम जा सकते हैं क्या? मैं समझना चाहूंगा कि इसमें क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से खुलेआम अत्याचार हो रहे हैं और एक के बाद एक वहां मामले सामने आते जा रहे हैं, प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। देखिए, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो केवल वक्तव्य दे सकता है, उसे किसी प्रकार की कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। कहीं कहीं कुछ देशों में, पश्चिमी देशों ने कार्रवाई करने की कोशिश निश्चित रूप से पहले की थी, और संयुक्त राष्ट्र तो एक मेंबर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा सदस्य चाहेंगे वैसा संयुक्त राष्ट्र करेगा। और जब तक वहां पर जो ये अंतरिम सरकार है उसे समर्थन प्राप्त रहेगा कुछ विदेशी ताकतों का, तो वहां संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप करना तो नामुमकिन है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से भारत जैसे देश इस पे आवाज उठा सकते हैं, ताकि जो उनके कंसर्न्स हैं उनको हम व्यक्त कर सकें और दुनिया को बता सकें कि ये सरकार जो है, जो आई है, ये मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है, और वहां पर जो प्रजातंत्र का जो हनन हुआ है उसके खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए हमें, क्योंकि इस सरकार की औचित्य, कोई लेजिटिमेसी इस सरकार की नहीं है। और वहां जो समर्थन प्राप्त है इसे जमात और वैसे ही चरमपंथी संगठनों का, वो नहीं चाहेंगे कि वहां चुनाव हो, क्योंकि चुनाव में वो संगठन कभी जीत नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार के उपद्रव मचाएंगे ताकि चुनाव स्थगित होते रहें और वो सत्ता में इसी प्रकार बने रहें। एक बात और सामने आती है कि जो ये सरकार है वो यूएस बैक्ड मानी जा रही है। ऐसे में जब यूएस में सत्ता बदल चुकी है और अब जब जनवरी में सत्ता यानी कि सामने तौर पर, अभी तो जिसको कहते हैं कि वहाँ पर चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन एक बार जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे उसके बाद क्या आपको लगता है कि स्थितियाँ बदलेंगी? तब तक कुछ वेट करना चाहिए या क्या और ऑप्शंस भारत के पास बचते हैं? भारत को निश्चित रूप से यह प्रयास करना चाहिए कि दुनिया के जितने भी देश हैं उन सब में ये आवाज उठाई जाए कि बांग्लादेश के अंदर जो इस तरह का जो अत्याचार हो रहा है उसे रोका जाए। और निश्चित रूप से जो डोनाल्ड ट्रंप जो जीते हैं, उन्होंने जो वक्तव्य दिया था चुनाव के तुरंत बाद ही दिया था उन्होंने वक्तव्य, बांग्लादेश में जिन्होंने चिंता व्यक्त की थी हिंदू के ऊपर जो आक्रमण होता उसके बारे में, उससे हम ये आशा कर सकते हैं कि अमेरिका की जो नीति है वो थोड़ी और सख्त होगी। लेकिन हमें देख के चलना होगा कि इस वक्त बांग्लादेश में पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है अपने संबंध सुधारने का इस अंतरिम सरकार से, चीन भी कोशिश कर रहा है, अमेरिका ने तो खैर लोग मानते हैं कि ये पूरा विद्रोह जो हुआ है अमेरिकन समर्थन से हुआ है। और अभी कुछ दिनों मेरे ख्याल से कल ही सऊदी अरब के जो राजदूत थे उन्होंने जाकर मुलाकात की है पीएनपी की जो अध्यक्ष हैं खालिदा जिया, उनसे। तो इस प्रकार ये जो अंतरिम सरकार और जो विपक्ष के जो दल हैं उनको कुछ देशों का समर्थन प्राप्त है। भारत को ये प्रयास करना होगा कि इस प्रकार कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बांग्लादेश को नहीं मिले और जो मानवाधिकार का जो उल्लंघन हो रहा है उसके विरुद्ध दुनिया में एक आवाज उठ सके।
जी प्रोफेसर भारद्वाज, हम देखते हैं कि तमाम देशों में या भारत में या कहीं भी किसी भी तरह का अगर कोई एक छोटा सा भी मामला होता है तो तमाम मानवाधिकार संगठन जो है वो बड़े जोर शोर से आवाज उठाते हैं। यहाँ पर वो चुप्पी दिखाई दे रही। बल्कि मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं कि जब कोई इस तरह का राजनीतिक प्रश्न उठता है और भारत सरकार कोई सवाल उठाती है तो ये दिखना चाहिए कि वो जो एकता है वो भारत के राजनीतिक दलों में भी होनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश के मुद्दे पर हम देख रहे हैं कि तमाम राजनीतिक दल हमारे यहाँ भी चुप्पी साधे रहते हैं। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, निश्चित रूप से देखिए जहां तक राजनीतिक दलों की बात है तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पे भारत में राजनीतिक दलों में एक सहमति है इस बात को लेके। और जब शेख हसीना को वहां से पदच्युत किया गया तब भी अपोजिशन पॉलिटिकल फोर्सेस ने समर्थन दिया था, लेकिन उतना स्ट्रांगली नहीं आते। खासकर मैं बंगाल की बात करता हूं तो ममता बनर्जी कोई स्टेटमेंट नहीं देती जिस तरीके से अत्याचार हिंदुओं पे हो रहे हैं। उनको खुल के आना चाहिए और हिंदुओं कम्युनिटी जो बांग्लादेश में उनका समर्थन करना चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं आती क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ दल जो वहां पे मैटर करते हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल की तृणमूल सरकार, वो उनको स्टेटमेंट देना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी और मानवाधिकारों की बात है तो बात मान के चलिए कि अमेरिका जैसा देश दोगलापन की राजनीति करता है। वो आतंकवाद पे भी दोहरे मापदंड है और मानवाधिकारों पे भी दोहरे मापदंड है। उनको जो जमाते इस्लाम बांग्लादेश का उससे प्यार है, लेकिन जो ईरान में और मलेशिया में जमाते इस्लाम है उससे दुश्मनी है। तो ये जो दोहरा मापदंड है, जो कट्टरपंथी ताकतों के साथ जो नेक्सेस बना के अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स जो अपना खेल खेलती हैं इन देशों में, वो उसको बंद कराना चाहिए। भारत एक शक्ति है, भारत को इस बात को अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के सामने ले जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि भारत को दो तरीके की नीति अपनानी चाहिए। पहली बात कि हमको डिटरेंस बाय पनिशमेंट, अगर नहीं सुधरते हैं बांग्लादेश में तो निश्चित रूप से हमको जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया उसी तरीके से वहां की सरकार पर भी निश्चित रूप से सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। दूसरा जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमको डिनाइल स्ट्रेटेजी, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार और जो बहुमत में जो लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, वो हिंदुओं को धकेलने का कोशिश करेंगे तो हमको बॉर्डर सिक्योरिटी को भी मजबूत करना पड़ेगा। और जो जिस तरीके का एक कट्टरपंथवाद, जो आतंकवाद बांग्लादेश में पनपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2001 से 2006 के बीच में उन्होंने यही तांडव किया था, बांग्लादेश को एक तरीके से पाकिस्तान की राह पे लेके चल दिए थे। उनको दोबारा से भारत को सख्ती से आना चाहिए। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं कि भारत ही नहीं, जो बांग्लादेश के जो डेमोक्रेटिक और सेकुलर लोग हैं वो भी इन लोगों को ध्वजा बताएंगे। उन्होंने 2007 में भी उनके खिलाफ, ये कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ मजबूत होके और शेख हसीना की सरकार को वापस से सत्ता में लेके आए थे। तो मुझे लगता है कि जो ये स्ट्रॉन्ग नेक्सेस, एक स्ट्रॉन्ग एक कोलिशन होगा, भारत के सेकुलर डेमोक्रेटिक और बांग्लादेश के सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस एक साथ मिलके ये जो कट्टरपंथी ताकतें वहां अपने मंसूबे को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रही है, अपने पैर जमा रही, उनको सीधा एक कड़ा जवाब देने का जरूरत समय आ गया है। निश्चित तौर पर कड़ा जवाब देने का वक्त आ गया है और निश्चित तौर पर आगे कार्रवाई होगी, ऐसी इस बात की उम्मीद है सभी को। फिलहाल फॉर्मर डिप्टी हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश दिलीप सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका एम्बेसडर सिन्हा। और प्रोफेसर संजय भारद्वाज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर भारद्वाज आपका भी। और इसके बाद बात करेंगे संभल की घटना के बाद क्या स्थिति है संभल की और क्या कुछ पुलिस की कार्रवाई हो रही है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो?
ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात संभल की, जहां रविवार को हुई हिंसा के बाद स्थिति सामान्य हो चुकी है, तो पुलिस दंगे की साजिश की परतें खोलने में जुट गई है। पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी वार प्रतिवार भी तेज हो गया है। संभल में स्थिति सामान्य हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में स्कूल खुल चुके हैं, आसपास के इलाकों को खोला जा चुका है, लेकिन प्रशासन का स्पष्ट निर्देश है कि संभल की सीमा में अभी कोई भी बाहर से नहीं आ पाएगा। संभल में हुई हिंसा के बाद संभल जिले के जो स्कूल कॉलेज थे उनको बंद कर दिया गया था, लेकिन आज स्कूलों को खोल दिया गया है। पुलिस दंगों की साजिश की परतें खोलने में जुट गई है। हिंसा से जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पुलिस ने कुल 7 मामले दर्ज किए हैं। FIR में कहा गया है कि हिंसक भीड़ का मंसूबा पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने और जान से मारने का था। इसमें कहा गया है कि साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, योजनाबद्ध तरीके से जामा मस्जिद सर्वे को रोकने की कोशिश की गई। भीड़ घातक हथियारों से लैस थी। भीड़ की ओर से पुलिस पर फायरिंग की गई। स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे के खिलाफ भीड़ को उकसाने का आरोप है। फिलहाल किसने हिंसा की साजिश की, अब इसका पता तो जांच में ही होगा। संभल में सुबह से सभी सामान्य लग रहा है, सभी दुकानें खुली है, लोग आगमन सभी अच्छी है, सब ठीक ठाक चल रहा है। अभी तक फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, पूरी संभल अब शांति से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तमाम ऐसे लोग थे जो भीड़ के बीच में आए, अपना चेहरा ढके हुए थे, हाथों में पत्थर थे, हाथों में विभिन्न प्रकार के हथियार दिखाई पड़े। वो कौन लोग थे? निश्चित रूप में ऐसे असामाजिक तत्व जरूर रहे होंगे जिनका उद्देश्य रहा होगा कि वो अशांति फैलावे। मामले में पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच संभल हिंसा को लेकर भाजपा दंगे के पीछे सपा का हाथ बता रही है, तो वहीं सपा इसे प्रशासन की लापरवाही का कारण करार दे रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा है कि संभल में हुई हिंसा की घटना की निष्पक्ष जांच की जाएगी। निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी को न्याय मिलेगा। वहीं हिंदू पक्ष का मानना है कि संभल की शाही मस्जिद कभी मंदिर हुआ करता था। मस्जिद के आसपास रहने वाले बुजुर्ग प्रेम शंकर अपने दावे के लिए मस्जिद के पास के एक कुएं को साक्ष्य के तौर पर पेश करते हैं। उनका दावा है कि पहले हिंदुओं की शादी में कुआं पूजन यही हुआ करता था, लेकिन अब ये मस्जिद का हिस्सा है। जो हमारी ब्याह शादी हुए तो सामने कुएं पे हमारा कुआं पूजन हुआ है। हमारा बड़ा लड़का हुआ तो बड़े लड़के का भी यही पूजन हुआ, लेकिन ये है हरिहर मंदिर कहते हैं इस जगह। रविवार को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद कई लोगों की मौत हो गई थी। मामले की जांच के लिए प्रशासन ने मजिस्ट्रियल आदेश दिए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाली सभी आतंकवादी संगठनों को करारा जवाब दिए जाने का संकल्प दोहराया है। साथियों, हम लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व का जब स्मरण कर रहे उस समय ये भी नहीं भूल सकते कि आज मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। इस हमले में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं देश का ये संकल्प भी दोहराता हूं कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले
हर आतंकी संगठन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मुंबई में 26/11/2008 की बात है। उस हमले की घटना से देश ने सबक लिया और संकल्प लिया कि ऐसी घटनाएं देश में दोबारा नहीं होने पाए। तब से देश के रक्षा तंत्र को मजबूत किया गया और आज भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। छब्बीस नवंबर, एक ऐसा दिन जिसने भारत को झकझोर दिया, लेकिन इसने हमारे भीतर साहस और संकल्प की नई लौ भी जलाई। भारत ने यह प्रण लिया कि इतिहास को दोहराने नहीं देंगे। चाहे पोके और बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हो या म्यांमार सीमा पर आतंकवाद विरोधी अभियान, भारत ने साफ संदेश दिया, हमारी रक्षा सटीक है और हमारा जवाब अडिग। 2024 से 25 का रक्षा बजट 6,22,000 करोड़, सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक। इसमें 1,22,000 करोड़ सेना के आधुनिकीकरण और 90,88,000 करोड़ संचालन और तैयारियों के लिए शामिल है। आत्मनिर्भर भारत ने भारत को रक्षा निर्माण में विश्व नेता बना दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल, HAL तेजस फाइटर जेट, INS विक्रांत और बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे स्वदेशी उत्पाद न केवल हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि दुनिया को भी प्रेरित करते हैं। हमारा भविष्य अत्याधुनिक तकनीकों में है। AI संचालित रक्षा सिस्टम, हाइपरसोनिक मिसाइलें और उन्नत ड्रोन। भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा के मानक भी तय कर रहा है। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र में नए सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। राजभवन जाकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात और जो सबकी निगाहें टिकी हैं कि आखिर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंगलवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिले और मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ मौजूद रहे। राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे को नया मुख्यमंत्री बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने को कहा। राज्यपाल जल्द ही राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देंगे। सर्वोच्च नेता महायुति के जो निर्णय लेंगे वो निर्णय हमें मंजूर है, ऐसा तीनों पार्टी के नेताओं ने बोला है। और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब तो पहले से ये बात कर रहे हैं कि सर्वोच्च नेता जो निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावरकुळे ने कहा कि सरकार गठन में थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के 14 करोड़ लोगों की सरकार होगी। केंद्रीय नेतृत्व और महाराष्ट्र के तीनों नेता बैठक में उचित निर्णय लेंगे। एक पार्टी की सरकार थोड़ी है कि आज के आज बना लेंगे भाई, थोड़ा समय जा रहा है, लेकिन जनता के हित में, महाराष्ट्र के हित में है, महाराष्ट्र को आगे लेके जाने के लिए है। महाराष्ट्र में सीएम चेहरे पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाकर एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री का पद देने की राय देते हुए कहा कि बातचीत करके मार्ग निकालना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक तो एकनाथ शिंदे साहब डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, या अगर उनको डिप्टी सीएम बनना उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं होगा तो केंद्र में वो कैबिनेट मंत्री के रूप में मोदी साहब के मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक फेज में 20 नवंबर को वोट डाले गए थे। महायुति गठबंधन में बीजेपी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं शिवसेना शिंदे ने 81 सीटों पर और अजित पवार की एनसीपी ने 59 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है। महायुति में शामिल भाजपा ने 132, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और उसके बाद बात करेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर क्या कुछ कहा। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गृह मंत्रालय से ये रिपोर्ट मांगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में इस PIL पर सुनवाई हो रही है। मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। याचिका में दावा किया गया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास यूनाइटेड किंगडम यानी UK की नागरिकता है। याचिका दाखिल करने वाले विघ्नेश शिशिर ने कहा कि 25 नवंबर को मुकदमा सुनवाई के लिए आया था। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि 3 हफ्ते के अंदर 19 दिसंबर को इस पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि अगर ऐसा है तो क्या कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने कहा कि सभी एविडेंस 19 दिसंबर को प्रस्तुत किए जाएंगे। और गृह मंत्रालय के आदेश पर कार्रवाई करते हुए NIA ने मणिपुर हिंसा के 3 मामलों में जांच शुरू कर दी है। मणिपुर में बढ़ती हिंसा के बीच और अपराधों की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय द्वारा NIA को जांच सौंपने के निर्णय के बाद NIA ने 13 नवंबर 2024 को 3 मामले में फिर से दर्ज किए थे। पहले मामले में बोरो-बेकरा इलाके में 11 नवंबर को कई घर जला दिए गए थे और 2 लोग मारे गए थे। बाद में अज्ञात उग्रवादियों ने 3 महिलाओं और 3 बच्चों समेत 6 लोगों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी थी। दूसरा मामला जिरीबाम में स्थित CRPF पोस्ट पर सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा हमले का है। तीसरा मामला जिरीबाम में 7 नवंबर को सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा एक महिला की हत्या से संबंधित है। NIA ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत ये मामले को फिर से दर्ज किया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ।
एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और दिल्ली के राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ लिमिटेड के हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इसके साथ ग्रामीण सहकारी बैंकों की राष्ट्रीय बैठक का भी आयोजन किया गया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में अमित शाह ने सहकारी बैंकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सहकारी बैंकों ने कृषि क्षेत्र में नई जान फूंकने का काम किया है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर फाइनेंस की चिंता की है, साथ साथ सामूहिक खेती हो, जल प्रबंधन हो, किसानों को खेती के लिए उपयोग में लाने वाली सारी सामग्री हो और व्यक्तिगत काम से लेकर गांव को मजबूत करने के हर काम में प्राण पूरने का काम हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और पैक्स ने करा है, जिसको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने आधार दिया है। और केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने सहकारिता के भाव को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि सहकारिता का भाव यानी सबका कल्याण और मुनाफे का बराबर वितरण कर पारदर्शिता को बढ़ाना है। गांव की हर समस्या पैक्स की समस्या होनी चाहिए, जिले की हर समस्या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की होनी चाहिए और राज्य की हर समस्या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की होनी चाहिए। एक कोऑपरेटिव का भाव जो है, सहकारिता का भाव है सबकी सहभागिता, सबका कल्याण और मुनाफे का समान वितरण। ये तीनों संस्कार को अगर हमारी पैक्स या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक छोड़ देते हैं तो मैं नहीं मानता हम कितने भी मुनाफा कर लेंगे हमारे उद्देश्य में सफल होंगे। हमारे उद्देश्य में सफल होना है तो सहकारिता के भाव का फाउंडेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा। और 75वें संविधान दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद मामले पर हिंदी में प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने हिंदी में संविधान की शिक्षा के लिए एक विशेष पोर्टल का भी उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर की दूरदर्शिता ही थी जिसकी वजह से हमारे संविधान में पहले समानता को रखा गया, क्योंकि समानता से ही भाईचारा बढ़ता है। अगर हमारे समाज में इतनी असमानता रही और हमने समानता नहीं लाए हम समाज में, तो हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए पहले आप इक्वलिटी लो, और बाबा साहब के कारण ही पहले इक्वलिटी आई है। इसलिए हमारे लिए इक्वलिटी भी इतनी ही महत्वपूर्ण है, लिबर्टी भी महत्वपूर्ण है। लिबर्टी को हमें सुरक्षित रखना है, लेकिन फ्रेटर्निटी, ये शब्द को भी पायलटिंग बाबा साहब अंबेडकर ने किया था। विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि वैश्विक और आंतरिक चुनौतियों से निपटने में हमारी विधायिका और न्यायपालिका को संविधान के लचीलेपन से शक्ति मिलती है। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर रविवार से को शुरू हुआ प्रदर्शन अब हिंसक हो गया। हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 4 प्रदर्शनकारी और 3 पुलिसकर्मी शामिल हैं। इमरान खान के सैकड़ों समर्थक इस्लामाबाद के डी चौक पर पहुंच गए। पुलिस उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है। इसके जवाब में प्रदर्शनकारी पुलिस और सेना पर पत्थर फेंक रहे हैं। घंटों के टकराव के बाद सेना ने प्रदर्शनकारियों से डी चौक खाली करवा लिया। हिंसा से निपटने के लिए राजधानी इस्लामाबाद में धारा 245 लागू कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया गया है।
पाकिस्तानी सेना को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी इलाके में कर्फ्यू लगाने का अधिकार दिया गया है। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।